ओके हमने लास्ट टाइम ये काम बिल्कुल बेसिक सा सर्वर सेटअप किया था और इसमें एक सवाल अभी जो मुझसे पूछा गया है, आई थॉट बेटर इट शुड बी रिकॉर्डेड एज वेल, कि जी हमने कोई HTML का पेज तो बनाया नहीं है, तो HTML का पेज नहीं बनाया तो ब्राउज़र में कैसे हम रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि पहली चीज़ ये है कि मैंने कहा जी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अब क्लाइंट क्या चीज़ है आपके ख्याल में, किसी बंदे का नाम है? नहीं, क्लाइंट किसी टूल को हम बोलते हैं। ये जो वेब ब्राउज़र है ये क्लाइंट है जो सर्वर को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। बात समझ आ गई? अगर आप यही रिक्वेस्ट मोबाइल से करते तो मोबाइल क्या होता आपका, एक क्लाइंट होता। अगर आप यही रिक्वेस्ट आप अपनी बनाई हुई फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के अंदर से करते तो क्लाइंट कौन होता, आपकी एप्लीकेशन। तो ब्राउजर इज ट्रीटिंग एज द क्लाइंट दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर गिव्स द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल स्ट्रिंग। तो HTML तो था ही नहीं, वो ब्राउजर बीइंग क्लाइंट ट्रीट हो रहा है और उसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग जनरेट हो गई आ रही है। ठीक है, अभी मेरा पोस्टमैन बताऊंगा आपको आगे चल के, अभी थोड़ा सा एक और क्लाइंट, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले दिन ही वो ज़्यादा सारे टूल्स नहीं बताने चाहिए ना आपको। तो दैट्स इट जी। अभी हमने कल पढ़ा था कि जब हम इस सर्वर को रन करते हैं तो सर्वर को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा नोड, और नोड के बाद हमें करना पड़ता है फाइल का नाम विच इज़ server.js। और फिर मैंने ये कहा था कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हमें ये फाइल का नाम बार बार याद रखना पड़ रहा है, और फिर जब भी हम कोई चेंज करते हैं फाइल में तो हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस कमांड को यहाँ पे ना लिखूँ, मैं सिर्फ npm स्टार्ट लिखूँ तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कस्टम स्क्रिप्ट बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कमांड का नाम क्या, स्टार्ट, और कॉलन दे के ये दे देता हूँ। ये वही चीज़ है जो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता था। अब ये जो स्क्रिप्ट के अंदर ये जो कीवर्ड लिखा होगा ना, इसको आप क्या कैसे रन करेंगे, जब भी आप स्क्रिप्ट में कोई कस्टम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो इसे कहेंगे npm रन स्टार्ट। ठीक होगी बात? तो ये बेसिकली npm रन स्टार्ट का मतलब क्या है कि स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कमांड आपने यहाँ लिखी होगी उसके शुरू में आपने क्या लिखना है, रन करो, और रन के बाद उस कमांड का, यानी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ npm dev, तो यहाँ क्या लिखूंगा, npm run dev। समझ आ गई बात? तो ये इस तरह से हम कस्टम कमांड्स, कोई भी कस्टम कमांड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लेट्स डू इट फॉर नाउ, npm स्टार्ट। और अब देखें, बार बार जब भी मुझे यहाँ कोई चेंज करनी पड़ती है तो मुझे सर्वर आगे क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये तो एक हेडेक है, यानी बार बार इधर करें, बाद वक्त बंदा भूल भी जाता है, और फिर कल जैसे हमने किया था, हम यहाँ रीस्टार्ट करना भूल गए और फ्रंट एंड में रिफ्रेश करके चेक कर रहे हैं जी वहाँ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो अक्सर होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि जो ही हम ये फाइल सेव करें ये सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। तो डेवलपमेंट के लिए ये बड़ी काम की चीज़ है। इस काम के लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं नोडमोन। ठीक है जी, सो वी हैव टू एक्चुअली गो फॉर द पैकेज नोडमोन। ये नोडमोन क्या है, ये सर्वर को रियल टाइम पे रीस्टार्ट कर देता है ईच टाइम इट डिटेक्ट्स द चेंजेस। ठीक है, इन एनी ऑफ द फाइल, सर्वर एंड पे किसी फाइल में भी कोई चेंज होगी तो node.js उस चेंज को डिटेक्ट करेगा और उस चेंज की डिटेक्शन के बाद सर्वर को क्या कर देगा, खुद ही रीस्टार्ट कर देगा। यानी हमें बार बार सर्वर के प्रोसेस को किल करके रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो लेट्स गो अहेड फॉर इंस्टॉलिंग द nodemon। ये इसका यूजेज काफ़ी हाई है, तो मैं इसको ये वाली कमांड दे देता हूँ। ये -g का फ्लैग है, ग्लोबली इंस्टॉल कर लो इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस सिस्टम में बाकी भी कोई प्रोजेक्ट अगर आप करें तो nodemon उसमें ऑलरेडी सेव वाला फ्लैग ये होता है कि इसकी एंट्री, ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल है, मॉडर्न। अब आप कोई भी कमांड देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री पैकेज जेसन में डाल देता है, और अगर कोई पैकेज अपनी डिपेंडेंसी की एंट्री पैकेज जेसन में नहीं डाले तो ज़बरदस्ती के लिए सेव करते हैं ये, यानी इस पैकेज की जो डिपेंडेंसी लिस्ट में इसको ऐड कर दो या सेव कर दो। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। अब मैंने सेव नहीं किया तो ये पैकेज जेसन में आ जाएगा। तो मॉडर्न जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो ये कम कर देती हैं। कुछ अर्से पहले तक हमें सेव एक्सप्लिसिटली देना पड़ता था, या अभी भी कभी अगर कोई डिपेंडेंसी पैकेज लिस्ट जेसन में एज अ डिपेंडेंसी सेव ना हो तो आप सेव का फ्लैग दे सकते हैं। ठीक है,
सो नोड मोड का पता चल गया किस लिए, सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करने के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और बजाय npm run dev के मैं सिम अब जो कमांड दूंगा node mon server डॉट js, तो बजाय मैंने नोड के मैंने क्या इस्तेमाल किया, अब एक पैकेज node mon js, तो इसने मुझे वही सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये कामा हटा दिया, कंट्रोल एस किया, ये देख रहे हैं इसने ऑटोमेटिकली चेंज डिटेक्ट करके सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया। तो आई डोंट नीड टू एक्चुअली गो एंड मैनुअली डू दिस थिंग। तो अब मैं ये कमांड यहाँ से उठा के पैकेज जेसन में आए और या तो नया स्क्रिप्ट बना लें या इसी को चेंज कर दें, npm run start को ये कर दें। देखिए किसी भी फाइल में चेंज करता हूँ तो सर्वर फॉरन चेंज को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। नोड मोड का पता चल गया आपको, बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू दिस वन, कल तक यहाँ कोई मसला किसी को हुआ तो बता दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने कल क्या किया है, सिंपल एक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स जो है वो वापस यूज़र को रिटर्न कर दी है। अब हम स्ट्रिंग रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करना चाह रहे। नॉर्मली सर्वर एपीआई हमें रिस्पॉन्स किस फॉर्म में देती है, जेसन फॉर्म में, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, जो कुछ भी है। मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा ओवर द नेटवर्क इज जेसन, ठीक है। तो अगर मुझे जेसन डेटा क्लाइंट पे वापस भेजना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट PRODUCT और इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल कर देता हूँ जी, लेट सपोज सम टाइटल, डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ जी, लेट सपोज सम डिस्क्रिप्शन एंड देन प्राइस कर लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल दिस, और स्टॉक कर लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल 12, और रेटिंग कर लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल काउंट कर लेता हूँ 30, और रेट इज गोइंग टू बी 4.0, लेट्स, ठीक। बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, अभी पूरा तो करने दो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, मैं इस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये पूरा कर लूँ जो बताना चाहता हूँ, फिर आप सवाल कीजिएगा, ठीक है। अब वैसे बाय द वे इन द मीन टाइम अगर आप उससे पहले भी करें तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन फ़िलहाल ये वाला बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का है। मैं आप करना ये चाहता हूँ कि जब भी यूज़र या क्लाइंट इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजे तो ये प्रोडक्ट उसको रिस्पॉन्स में मिले, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, जैसे rest डॉट सेंड एक बिल्ट इन फंक्शन है ना, वैसे ही रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, और मैं उस जेसन में क्या करने लगा हूँ, सिर्फ समझ आ गई बात। तो अब अगर मैं जाके ब्राउज़र से, यानी ब्राउज़र मेरा क्लाइंट है, ठीक है, इसको मैं करूँगा लोकल होस्ट, किस पोर्ट पे चल रहा है मेरा सर्वर, 8000 पे और /products। अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो कैन यू सी दिस, इट इज़ गिविंग मी दिस। अच्छा, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप मुझे पूरा करने दें, फिर आप सवाल पूछें। कि बुनियादी तौर पे ये जो जेसन वाला काम है ना, ये खुद ब खुद अगर ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट है तो इसे जेसन में पार्स कर देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने कहा था अगर आप चाहें तो इसको जेसन बना लें, चाहें तो आप इसको रेस्ट डॉट जेसन में पास करते हैं तो जेसन खुद ब खुद इसको क्या कर देगा, जेसन का फंक्शन पार्स करके वापस रिटर्न करेगा। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट नहीं है जो हमने कस्टम एपीआई पढ़ी थी अभी, तो एपीआई बनाना कोई मुश्किल काम है। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं, हमने जो एपीआई की रिक्वेस्ट की थी ऑल प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो क्या था, अरे ऑफ प्रोडक्ट आई थी ना, तो क्या ये मुश्किल काम है कि आप इस प्रोडक्ट को उठाएं और इसको अरे बना लें विद प्लूरल प्रोडक्ट्स और ये कर लें, और ना सिर्फ ये कर लें बल्कि यहाँ पे सम अनदर टाइटल एंड अनदर डिस्क्रिप्शन, इसको 350 कर लें, इसको 20 कर लें और इसको 50 कर लें।
Now if I send the request to the same endpoint, I'll be getting product is not defined. Reason being ये products है और ये product. And if I hit it, I can get the same thing. So congratulations, we have made our first API, GET API. Sorry? समझ नहीं आई? हाँ, नहीं कस्टम नहीं डाला गया. मैं सवाल का जवाब देता हूँ. अभी हमने कल जो डायग्राम पढ़ी थी ना, शायद आप नहीं थे, उसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी. फ्रंट एंड, वेब सर्वर यानी बैक एंड में 2 चीज़ें थी, वेब सर्वर और डेटाबेस. अब रियल टाइम पे ऐसे हार्ड कोडेड डाटा डालना बेवकूफ़ी है. हम बेसिकली यहाँ पे एक डेटाबेस की लॉजिक लिखेंगे कि जब रिक्वेस्ट इधर आएगी इस फंक्शन के अंदर, तो ये फंक्शन डाटा के लिए पहले कहाँ जाएगा? डेटाबेस में जाएगा. तो एक्चुअली ये सारा डेटाबेस प्रैक्टिकली कहाँ से आना है? वापस डेटाबेस से आना है. तो डेटाबेस से वापस आके यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वापस रिस्पॉन्स में जाएगा. तो चूंकि हमने डेटाबेस पढ़ा नहीं है, तो अभी तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट कैसे होता है. तो इसलिए क्लाइंट हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट, HTTP गेट रिक्वेस्ट, सर्वर रिसीव्ड दैट रिक्वेस्ट एंड सर्वर हैज़ गिवन द रिस्पॉन्स बैक टू द यूज़र. और उस रिस्पॉन्स में सर्वर ने क्या दिया है? डेटा दिया है, जेसन फॉर्मेट. यहाँ तक बात समझ आ गई है? सबको क्लियर है? ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल है. अब अगर मैं यहाँ से, ये हो गया मेरा एक एंड पॉइंट. अगर मुझे दूसरा एंड पॉइंट देना है तो मैं क्या करूँगा? ऐप डॉट गेट, और पहला पैरामीटर क्या होगा? वही यूजर्स, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा? फंक्शन. और ये आपको पता है कि ये फंक्शन हमेशा क्या लेता है? रिक्वेस्ट, नाम कुछ भी हो सकता है, रिस्पॉन्स. अच्छा, लगे हाथों ये देख लीजिएगा कि ये अभी मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे तो मैंने 2 रिसीव किए. ये 3 पैरामीटर भी ले सकता है, तीसरा ऑप्शनल है. यानी ये तीनों ऑप्शनल है, कोई भी ना दे तो ये काम करेगा. लेकिन ज़ाहिर है जब आपको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए और रिस्पांस भेजने के लिए रिस्पांस का ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए हम रिसीव करें. तो ये बेसिकली 3 पैरामीटर ले सकता है, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट. ये नेक्स्ट क्या है? कुछ दिनों तक सबर करना पड़ेगा नेक्स्ट तक पहुंचने के लिए, लेकिन नेक्स्ट होता है, इतना याद रख लें. तो ये जो पहले 2 है रिक्वेस्ट और रिस्पांस, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो नेक्स्ट है ये तीसरा, ये फंक्शन है. समझ आ गई बात? यानी फंक्शन रिसीव होगा एक वेरिएबल में. तो ये कॉल बैक फंक्शन हो गया, फंक्शन बीइंग पास्ड एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन. समझ आ गई बात? अब मेरे पास यूजर्स का कोई अगर डेटा है तो मैं इसी तरह ये एक अरे बना लूँगा, लेट यूजर्स इक्वल्स टू अरे, और फिर इसको करूँगा जी रेस्ट डॉट जेसन और यूजर्स. तो मैं लेट्स सी फिक्स्ड API में मेरे पास लिस्ट ऑफ यूजर्स है या नहीं है. तो मैं जहाँ से जल्दी से, ताकि मुझे टाइपिंग ना करनी पड़े ज़्यादा. सर इसको हम थोड़ा क्लीन अप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं क्लीन अप. मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सिर्फ आपका. यस, ये यूज़र्स हैं, लिस्ट ऑफ यूजर्स, 10 यूज़र्स की लिस्ट है मेरे पास. तो हम बजाय इसके ये करने के इस पूरी अरे को यहाँ से करते हैं कॉपी, जस्ट फॉर द डेमो पर्पसेस, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे. ठीक. और अब अगर मैं स्लैश यूजर्स पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? आप समझ गए होंगे ना बात को. स्लैश प्रोडक्ट्स है तो ये है, और स्लैश यूजर्स है तो मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल यूजर्स आ गया, और दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम माय ऑन सर्वर. अब ये जो ऑनलाइन एक बच्चा है, उसने कहा जी हम इसे क्लीन अप नहीं कर सकते. तो आप बिल्कुल क्लीन अप कर सकते हैं. आप यहाँ पे एक नई फाइल बना लें, इसको आप नाम के दे दें जी db.json दे दें या db.js दे दें. जेसन देंगे तो मेक श्योर करेंगे आपका डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में सेव. तो ये तो ऑलरेडी जेसन ही है, ठीक है. तो आप क्या करें, इस पूरे के पूरे को यहाँ से उठाएं. इन्होंने कहा जी क्लीन अप करना है, ठीक है. तो एक तरीका तो ये क्लीन अप करने का. अब यहाँ से हमें ज़ाहिर है इस फाइल से डाटा चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर लें,
कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट पहले होगा शायद, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हाँ करना तो चाहिए। अगर इसको मसला है तो हमें पता है जेसन पार्स तो कर ही सकता है, तो आप सिंपली इस डाटा को उठाएं और यहाँ पे जाएं और यहाँ लिखें जी जेसन टू जेएस, ऑनलाइन। तो अभी आपने जो ज़्यादा जोर रखना है वो सिर्फ किस चीज़ पर रखना है, ये उसने आपको जावास्क्रिप्ट कॉरेस्पॉन्डिंग दे दिया, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपन्स इज, ये कोई और मसला है शायद, ये ओके यू आर राइट। हम कैसे इसे रीनेम कर सकते हैं, ओके यहाँ से रीनेम करते हैं, सॉरी। ठीक है, सो अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट, उसका नाम क्या था, यूज़र्स फ्रॉम डीबी, और ये यूज़र्स आप डायरेक्टली यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है जी नोमान, आपका क्या मुराद था इसको क्लीन अप करने से, यही मुराद था या कुछ और मुराद था? जी सर यही था। ओके हम कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज डू दैट। लेकिन अभी हमारा सर्वर क्रैश कर रहा है, और सर्वर क्रैश कर सर एक सर थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन हो। जी जी बोले। सर ये ऊपर एक डीबी वाली फाइल अभी बनी है और एक ये नीचे, नहीं ये फाइल नहीं है, ये करंटली ओपन जो एडिटर में ओपन है वो शो हो रही है। ये देखें जो ओपन है ना, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके ये क्रैश कर रहा है, और क्रैश क्यों कर रहा है इसकी रीज़न मैं कल आपको बता चुका था, जब मैंने कॉमन जेएस से मॉड्यूल सिस्टम में चेंज किया इसको। तो मैंने कहा था कि ये इंपोर्ट करते वक्त जब आप अपनी फाइल बनाएंगे तो साथ एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, कल बताया था ना आपको। तो ये जब क्रैश हो तो आपने ज़रा फोकस करना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ अगर मैं जेएस करूँगा तो इट शुड एक्चुअली द एरर शुड गो अवे। ठीक, अब ये क्रैश नहीं करेगा, और अब ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। अब क्लीन अप के लिए हम यहाँ पे ये काम भी कर देते हैं कि हम जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ से इसको भी उठाते हैं, और हमने अब यही अप्रोचेस बार बार डिस्कस करनी है कि यानी एमवीसी अप्रोच को फॉलो करना है, वो बिल्कुल इसी तरह साफ़ सुथरी अप्रोच है। इसको भी आप क्या करेंगे, EXPORT एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, और यहाँ से ये प्रोडक्ट्स भी इधर से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि वो नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, आपको पता है ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट का क्या फ़र्क है, ठीक है। तो वो करली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट होंगे, PRODUCTS प्रोडक्ट्स, और यहाँ से उठा के ये प्रोडक्ट्स आप यहाँ दे दें। तो ये आपका काम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब आप वापस जाएं जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और स्लैश यूज़र से अगर मैं स्लैश यूज़र्स पे हिट करूँ तो मुझे यूज़र्स मिल रहे हैं, और स्लैश प्रोडक्ट्स को हिट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। समझ आ गई बात। तो हमने कितने 2 एंड पॉइंट्स बना लिए हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी हम डाटा सर्वर पे हार्ड कोड किया हुआ है, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली अ प्रोफेशनल अप्रोच, क्योंकि अभी हम सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को देख रहे हैं। एक्चुअली ये डाटा कहाँ से आएगा, यानी डाटा जब यूज़र भेजेगा तो पहले सर्वर पे जाएगा, सर्वर उसको उठा के डेटाबेस में भेजेगा, और जब यूज़र डाटा लेगा या गेट की रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर आके डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा, और डेटाबेस से डाटा ला के रिस्पॉन्स बना के वापस कस्टमर के क्लाइंट को सेंड करेगा। कल और आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल का कंप्लीटली पता लग गया है, ठीक है। कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हमने इस रिक्वेस्ट को अभी तक नहीं छेड़ा। तो रिक्वेस्ट को अभी छेड़ना भी नहीं है। रिक्वेस्ट की जरूरत तब आती है जब इनकमिंग रिक्वेस्ट में हम कोई डाटा भेज रहे हों। हमने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजी और हमने उस रिक्वेस्ट के साथ कोई डाटा भी भेजा,
रिक्वेस्ट के साथ डाटा भेजने के 3 तरीके हैं जिन पे हम मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से उसको फॉलो करेंगे, या आज ही के लेक्चर में अगर टाइम बचा तो हम कर लेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम सर्वर साइड पे लॉग करके देखते हैं कि व्हाट डू वी गेट इन द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू वी गेट इन द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स और नेक्स्ट ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हमारे नहीं हैं, ये हमें एक्सप्रेस देता है बिल्ट इन हर फंक्शन के अंदर। समझ आई बात? तो हमें पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बाय द वे, जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। और सर्वर ने जो रिस्पॉन्स यूजर को करना होता है, उस रिस्पॉन्स से रिलेटेड नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में मिलती है। और नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, इसको जब मैं जिक्र करूंगा तो तब बता दूंगा क्या है, क्योंकि इसका ताल्लुक मिडलवेयर से है, तो अभी आपको मिडलवेयर का ही नहीं पता। तो नेक्स्ट बेसिकली है ही मिडलवेयर फंक्शन, तो अभी तो आपने नाम ही मेरे ख्याल में पहली दफा सुना है मिडलवेयर फंक्शन क्या होता है, इसलिए नेक्स्ट को छोड़ दें। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसे मिटा भी दूँ या लिखा भी रहे, कोई मसला नहीं है, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, जब यूज़ करेंगे तो मकसद भी बता देंगे। तो अब मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट पे हिट करूँगा और रिस्पॉन्स में मुझे प्रोडक्ट से मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे यही रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट वापस रिस्पॉन्स में मिल जाए, ताकि मैं देख सकूँ कि रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में होता क्या क्या। नाउ लेट्स सी, मैंने ये किया और अब मुझे जो मिला वो कहते जी, अच्छा वो कह रहे जी कि रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लिहाजा छोड़ दें इसको, जेसन में कन्वर्ट करना छोड़ दें, हम इसे लॉग में ही देखेंगे। तो हमें ये लॉग चूँकि सर्वर साइड पे है तो लॉग की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, पता ही है आपको। सो नाउ इफ आई गो बैक अगेन, रिफ्रेश इट, यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो ये आपको इतना बड़ा सा एक जो ऑब्जेक्ट मिला है, दैट ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखें, ये सर्वर इज लिसनिंग एट रिपोर्ट और उसके बाद ये है, इसमें तकरीबन नेटवर्क से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो सकती है ना किसी सर्वर को जाने वाली रिक्वेस्ट की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। रिक्वेस्ट की बॉडी क्या है, रिक्वेस्ट के हेडर्स क्या है, रिक्वेस्ट की यूआरएल क्या है, किस यूआरएल किस एंड पॉइंट पे किस सर्वर को हिट किया गया है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। इसमें से हमें जो चीज़ चाहिए होगी ना इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में, पूरी एप्लीकेशन के लिए सिर्फ 3 या 4 प्रॉपर्टीज चाहिए होगी इस पूरे ऑब्जेक्ट की। बाय द वे देखें, इसमें सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर है? की वैल्यू में है ना, तो इसको मतलब तो हमें इसमें से 3 या 4 चीज़ें चाहिए होंगी। रिक्वेस्ट डॉट करके हम निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और रिक्वेस्ट डॉट जेसन, सॉरी वगैरह वगैरह, जो भी चाहिए होगी मैं बता दूंगा। जी मिल सकती है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी मोबाइल से करें, किसी भी डिवाइस से, कोई भी ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क को कॉल कर सकती हो वो ले सकती है रिस्पॉन्स। आपका पास अगर स्मार्ट वॉच है तो किसी तरह मैं अगर लेट्स सपोज स्मार्ट वॉच की एक एंड्रॉइड ऐप बना के आपकी स्मार्ट वॉच में इंस्टॉल कर दूं और उस स्मार्ट वॉच को लिंक इस सर्वर से कर दूं, तो ये डाटा आपकी वॉच में पहुंच जाएगा। कोई भी ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट कर सकती है। सॉरी, हाँ डाटा तो यही कह रहे हो ना, डाटा एक्सेस कर सकते हैं ना, डाटा एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे। हाँ ए हुण गल की थी ना मतलब दी तो इन्होंने कहा जी कि इस तरह तो कोई भी क्लाइंट आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, तो क्या ये अनसेफ या इनसिक्योर नहीं है? तो बिल्कुल है। ये पब्लिक एपीआई है। नॉर्मली एपीआई 2 तरह की होती है, एक होती है ओपन पब्लिक एपीआई जिसको एनीबडी कैन एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम, और दूसरी होती है प्रोटेक्टेड एपीआई, सिक्योर्ड एपीआई। उसके लिए आपको क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, एपीआई की चाहिए होती है, पासवर्ड चाहिए होती है, वो की ऑथेंटिक होगी, करेक्ट होगी, तब आपको डाटा मिलेगा। हर यूजर को डाटा जाहिर है जितनी भी पेड है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है। गूगल की जो मैप एपीआई है वो क्या है? प्रोटेक्टेड एपीआई है, वो फ्री में नहीं मिलेगी आपको। उसको आप एक्सेस करें वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपके जहन
खुले हों और आपको हर एस्पेक्ट पे नज़र हो आपकी कि यार ये काम यूँ हो सकता है और यूँ नहीं हो सकता, और ये क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता। तो दुनिया में जितनी भी प्रोटेक्टेड एपीआईज है ना, वो सारी की सारी सिक्योर्ड हैं। उनको एक प्राइवेट की चाहिए होती है और एक प्रोटेक्टेड की चाहिए होती है। इसके पीछे एक पूरा सब्जेक्ट है सीएस का, क्रिप्टोग्राफी। ये पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो एपीआई की चलती है वो क्रिप्टोग्राफिक बेस पे चलती है, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी पे चलती है, ठीक है। लेट्स सी, मुझे यहाँ से एरियल व्यू की एपीआई चाहिए गूगल मैप से, ठीक है। गूगल मैप बहुत सारी एपीआईज एक्सपोज करता है। सो ये तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे जाएंगे कहीं, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। या यूट्यूब डेटा एपीआई, कोई भी प्राइवेट एपीआई ले लें, वो आपको इसका जवाब दे देगी। जब आप उसको उसका दिया हुआ एंड पॉइंट हिट करेंगे ब्राउजर में तो कहेगा जी अनऑथेंटिकेटेड यूजर। पैसे दे, हाँ सब्सक्रिप्शन ले। ये देखें ना $0, और $0 पे ये लिमिटेड कैपेबिलिटी देगा आपको, और फिर कहेगा जी पैसे दें इससे आगे जाना है। तो ये दुनिया क्या कर रही है बेसिकली, गूगल का क्या बिजनेस है? आपको क्या लगता है गूगल हमारा चाचा का पुत्र फ्री दे रहा है सब कुछ? वो अगर एक चीज फ्री दे रहा है तो उसके पीछे उसने बिजनेस एपीआईज बना के रखी हुई है। एक एक एपीआई को एक हिट करने का भी वो पैसे लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलेगी ये एपीआई? रेफरेंस में मिलेगी मिसाल के तौर पे। अच्छा, यूट्यूब की डेटा स्टूडियो की एपीआई खोलने का मकसद ये था कि कुछ एपीआई यूट्यूब की फ्री है, ओपन है, कुछ पेड है। तो मैं जस्ट एक कॉलिंग द एपीआई, ये देख लीजिएगा, ये आपको एंड पॉइंट देगा। वो कहेगा जी इस एपीआई को कॉल करो, ये देखें www.googleapi.com/youtube/v3। मैं ये वाला उठाऊंगा और यहाँ पे आके इसे हिट करूँगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। उसकी रीज़न कि इसके आगे हमने कुछ और भी करना होगा, या इसने ब्राउज़र से डायरेक्ट हिट करना रिस्ट्रिक्ट किया होगा या फॉरबिडन किया होगा। हमारे पास दूसरे टूल्स हैं जैसे हमारा पोस्टमैन है या वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन करता है। बहरहाल ये देखें, इसने सारे एंड पॉइंट्स एक्सपोज किए हैं। ये क्या करेगा, ये आपको लिस्ट देगा, गेट रिक्वेस्ट है, ये अपडेट करेगा, पुट रिक्वेस्ट है, ये लिस्ट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट है, सारे रिसोर्सेज को लिस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनमें से कुछ एपीआईज जो हैं वो क्या होती हैं, लेट्स सी, प्ले लिस्ट हम देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चैनल की, तो ज़रा मुझे देख लीजिएगा। हाँ, दैट्स काइंड ऑफ थिंग कि अब ज़रा देखिएगा, वो कह रहा है जी कि आप ये गेट रिक्वेस्ट है, ये नॉर्मली यहाँ नहीं चलेगी। वो कह रहा है जी कि इस एपीआई के लिए क्या क्या चाहिए आपको, पार्ट चाहिए, लेट्स सपोज स्निपेट है, चैनल आईडी चाहिए। मिसाल के तौर पर आई थिंक मैंने पहले ट्राई किया, भाई मेरे चैनल की आईडी है, यूट्यूब के चैनल है जो, इसकी आईडी चाहिए, स्ट्रिंग ये कुछ नहीं चाहिए, माइन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, से वगैरह वगैरह वगैरह। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करें अगर, तो इट शुड गिव यू सम आउटपुट इफ एवरीथिंग गोज वेल। पहले मैं ये देखें, मुझे अथेंटिकेट कर रहा है पहले, इसका मतलब ये प्रोटेक्टेड एपीआई है, इसको पहले लॉगिन चाहिए। जब मैं लॉगिन करूंगा तो मैं ये मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड की बेस पे मुझे अथेंटिकेट करेगा और फिर मुझे एपीआई रिस्पॉन्स देगा। जी बिल्कुल, हमारी एपीआई प्रोटेक्टेड होगी, क्योंकि मिसाल के तौर पे आपके ई कॉमर्स पे आके किसी ने नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो क्या आप पब्लिकली अलाउ करेंगे? जेड़ा मर्जी ज्यादा दिल करे मुंह से आके आगे आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट। हम अपनी एपीआई को प्रोटेक्ट करेंगे कि सिर्फ अथेंटिक यूजर ही वो काम कर पाएगा। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें, ये रिस्पॉन्स आया 200 का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल। और ये रिस्पॉन्स आया, और ये सारा का सारा रिस्पॉन्स मेरे यूट्यूब चैनल से आया, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट से अथेंटिकेट किए। और ये रिस्पॉन्स किस फॉर्म में है? अब आप अपनी एप्लीकेशन में, मिसाल के तौर पे आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आप चाहते हैं जी कि आप कस्टम अपनी यूट्यूब बना लें, आप ऐड शेड से तंग हैं और बाकी सारे मामला से तंग हैं, तो आप अपनी ऐप बना के यूट्यूब की एपीआई के साथ उसे लिंक कर लें, और जब भी किसी को वेबसाइट शेयर करें तो बजाय यूट्यूब का लिंक शेयर करने के अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करें। उसमें डाटा सारा का सारा यूट्यूब से आ रहा होगा और उसको पता नहीं चलेगा। खुद तो फिर अपनी वेबसाइट के साथ जो मर्जी कर सकते हैं ना, वो आपकी कस्टम है। नहीं, वीडियोस के ऊपर नहीं ऐड लगा सकते, लेकिन मैनिपुलेशन कर सकते हैं।
अगर यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो आई हैव अ गुड अनदर सजेशन कि वो कैसे कर सकते हैं। क्लाउडनरी एक प्लेटफॉर्म है, उसकी एपीआई है, वो पेड है अगेन, मतलब खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एपीआईज प्राइवेट पब्लिक भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं। जो प्राइवेट एपीआईज या प्रोटेक्टेड एपीआईज होती हैं उनमें आपको क्या चाहिए होता है, बेसिकली एपीआई की चाहिए होती है या क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। नॉर्मली एपीआई की भी चल जाती है। समझ आ गई ये बात? अब आपका दिमाग थोड़ा सा खुल गया ना, अब वापस आ जाए। चले, तो ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहां रिस्पांस का ऑब्जेक्ट लॉक कर दूं ना तो इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट आएगा, समझ कख भी नहीं आएगी आपको उसमें से। लेकिन ज़ाहिर है पूरा ऑब्जेक्ट समझने की जरूरत नहीं है, हमने उस ऑब्जेक्ट में से कुछ 4-5 चीज़ें निकालनी है, वो जब चाहिए हुई तो हम निकाल लेंगे। हो यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो हमारा सर्वर जो है वो बन गया, हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर या एनाटॉमी भी पता लग गई और हमें रिस्पांस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी पता लग गया और हमें एंड पॉइंट बनाने भी आ गए और हमें इनका रिस्पांस देखना भी आ गया। अब नॉर्मली हम रिस्पांस ब्राउजर्स पे नहीं देखते। एपीआई टेस्टिंग का एक टूल है, वो टूल आपने कल इंस्टॉल कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, जिसको हम कहते हैं पोस्टमैन। सो कल से हम अपनी एपीआई की जितनी भी टेस्टिंग करेंगे वो सारी की सारी कहाँ से करेंगे? पोस्टमैन से करेंगे। क्यों करेंगे? प्रोफेशनली जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी को टेस्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा फीचर्स देती है ये। तो आपने यहाँ विंडोज़ के लिए पोस्टमैन इंस्टॉल करना है। लेट मी चेक इफ इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन माइन। पोस्टमैन, आई थिंक इट इज़ नॉट। सो आपने सिंपली इसे डाउनलोड करना है और आइंदा के बाद हम एपीआई टेस्टिंग के लिए बेसिकली पोस्टमैन को ही यूज़ कर रहे होंगे। किसी का सवाल है यहाँ तक तो बता देंगे। कल और आज के दिन में हमने सिर्फ ये पढ़ा है रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं और वो रिक्वेस्ट कैसे किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर रिसीव होती है और फिर उस एंड पॉइंट के अंदर हम कोई लॉजिक लिख के सारी लॉजिक के इख्तिताम पे जो भी रिस्पांस होता है वो हम वापस क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल। इतनी कहानी हमने 2 घंटों में पढ़ी है, कल का 1 घंटा और 1 घंटा आज। तो अब मेरे ख्याल में अब मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 1 महीने में बैकएंड मुका दूंगा, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना, ना डीस्ट्रक्चरिंग, ना रीस्ट्रक्चरिंग, ना ऑब्जेक्ट, ना कुछ, ना का, ना ES6, ना ES5। बस आई जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस। ये पहले 2 दिन इसलिए टाइम लगा कि मुझे सारा फ्लो समझाना था कि ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ना, यही प्रोजेक्ट फुल फ्लेज ई-कॉमर्स की बेस पे करेगा। मेरी अफाक से आपसे बात हुई थी कि आप फ्रंट एंड इसका बनाएंगे, तो मैं एपीआई बनाता रहूँगा बैक एंड में और आप बिहाइंड द सीन फ्रंट एंड बनाएं। और जब मैं एपीआई बना लूँगा तो इसको हम उसी फ्रंट एंड के साथ क्या कर लेंगे? प्लग इन कर लेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूँ फिर लिंक आज या कल। मैं बताऊँगा ना, मैं साथ साथ गाइड करूँगा, मैं इधर ही हूँ ना। एडमिन कैसे